गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं और क्लास 6 से हिस्ट्री शुरू करेंगे एनसीईआरटी हिंदी के अंदर। और जो आपके रीट, ठीक है, पटवारी, टेट सभी में काम आने वाली है। तो इस वीडियो को आप देखना, समझना। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद बुक उठाओगे तो 100% आपका क्लियर होगा चैप्टर। तो इसी के ऊपर अपना आज से जो वीडियो स्टार्ट हो रही है, आप सब लोग अगर चाहेंगे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, समय है, कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। प्रत्येक कंपटीशन के लिए, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो आपका रीट हो, चाहे आपका एसआई हो, चाहे आरएस हो, चाहे आईएएस हो, इन्हीं बुकों में से पेपर आता है। तो इन्हीं बुकों में से हिस्ट्री के ऊपर अपने स्टार्ट की है वीडियो। सब लोग देखना, पूरी वीडियो सुनना। वीडियो सुनने के बाद चैप्टर की स्टडी करना, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सभी कक्षाओं के स्टूडेंट्स इसको करेंगे। और बिल्कुल इतिहास क्या, कब, कहां और कैसे। देखो, इतिहास बहुत बड़ी चीज है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, इतिहास सही होता है या गलत होता है ये तो आप भी बता सकते हैं। इतिहास, हर बंदा जो इतिहास लिखवाता है वो परिस्थितियों के अनुसार लिखता है। परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है सही हो, गलत हो। मान लीजिए इतिहासकार मोदी जी का फैन है तो वो मोदी जी के बारे में अच्छा लिखेगा। कोई मनमोहन सिंह का फैन है हिस्ट्री में तो मनमोहन सिंह जी के बारे में अच्छा लिखेगा। इतिहास समय के अनुसार बदलता रहता है, परिवर्तन आता रहता है और इतिहासकार अपनी सोच के अनुसार चलता है। तो देखिए, एनसीईआरटी बुक्स शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6, पहला चैप्टर क्या, कब और कहां कैसे। तो देखिए आगे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत कौन से हैं, भारत का नाम कैसे पड़ा, और इतिहास के स्रोत और इतिहास की तारीख का क्या मतलब है। इन बिंदुओं के ऊपर अपने को एक एक करके चर्चा करनी है। यही है पहले चैप्टर के अंदर। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में, इतिहास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में होगा बच्चों, इतिहास क्या है। मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। जो बीत गया उस कहानी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए, वो भी इतिहास। इतिहास से हमें इन बदलावों के बारे में पता चलता है। तो इतिहास की अगर आपके आरएस के लिए या कोई छोटा क्वेश्चन आए, इतिहास क्या है, मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। किसे कहते हैं, मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज के विभिन्न काल आए, उन कालों में किस तरह से रह रहा था उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास हमें उन बदलावों का पता चलता है, क्या क्या बदलाव आए। अगला टॉपिक, इतिहास का महत्व। क्या हम क्यों पढ़े इतिहास, हमें क्या जरूरत है इतिहास पढ़ने की। तो देखिए, इतिहास हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्य और समाज के बारे में पता चलता है। यदि हम इतिहास पढ़ते हैं तो कैसे राजा थे, कैसा हमारा समाज था, किस प्रकार से साम्राज्य को बढ़ाया घटाया, इसका पता चलता है। इतिहास, भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ये दूसरा लाभ है हमें इतिहास की पढ़ने का। इतिहास हमें लोगों के पेशों के बारे में बताता है कि क्या क्या काम करते थे। कोई किसान था, कोई लोहार था, कोई नाई था, उन पेशों के बारे में इतिहास से जानकारी मिलती है। तो इतिहास के महत्व आगे। स्टूडेंट, इतिहास हमें पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। आप बताते हो हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे परदादाजी ऐसे थे, पूर्वजों के बारे में
जानकारी देते हैं। इतिहास हमें पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को बारे में पता चलता है कि ये गलती उसने की थी, अरे ये गलती मत करना, नहीं तो आपका राज छिन जाएगा, आपका काम छिल जाएगा। ये सारा कुछ पूर्वजों की जो हमारी गलतियां की गई है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास यह पता चलता है कि किस खास काल में बच्चे किस तरह खेला करते थे। आज के समय में गुल्ली डंडा खेलते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं। पहले जमाने में कांच की गोलियां खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे और क्रू डंडा खेलते थे। समझते हो, जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाना, नीचे से पकड़ना, डंडा दूर फेंक देना। मारदड़ी खेलते थे, आजकल नहीं खेलते हैं मारदड़ी। मारदड़ी तो वो थोड़े समय की पहले की बात है। तो बच्चे कैसे खेलते थे, इतिहास हमें सब लेते हैं कि ताकि एक बेहतर भविष्य बना सके। इतिहास से ही हम सीखते हैं कि आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें। तो ये इतिहास के महत्व है, इनके कारण हम इतिहास को पढ़ते हैं बच्चों। इतिहास का महत्व पढ़ लिया। लोग कहां रहते थे, कक्षा 6 एनसीईआरटी पहले ही चैप्टर में हेडिंग है, लोग कहां रहते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। किसके, नर्मदा नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों पर। कहां कहां रहते थे, कहां कहां रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जाम हो गया यार। स्टूडेंट्स, नर्मदा नदी के तट पर उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां। देखिए उत्तर पश्चिम, इधर अफगानिस्तान की तरफ से सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां, पूर्वोत्तर में गारो की पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। पूर्व में देखिए जो हमारा सेवन सिस्टर की तरफ से गारो की पहाड़ियां, मध्य भारत के अंदर विंध्य की पहाड़ियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास गंगा और सोन नदी के किनारे। लोग कहां रहते थे, क्या जवाब है, नर्मदा नदी के तट पर, सुलेमान किरदर पहाड़ियों पर, और पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, सिंधु उसकी सहायक नदियां और गंगा और सोन नदी के किनारे लोग रहते थे। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इधर इंडोस, ये आगे गारो की हिल्स, नर्मदा नदी, गंगा नदी, ये देख लीजिए मैप बना हुआ है, मैप को अच्छे से समझ लें। रहने के लिए पहला टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नजदीक रहते थे। क्या करते थे लोग, शिकार करते थे, कंद मूल फल इकट्ठा करते। ये लोग एक स्थान पर नहीं रहते बल्कि खाना बदोश या बंजारे रहते थे, यानी इधर उधर आते जाते रहते। ओके, देखिए हिस्ट्री पढ़ लो, बाद में किताब पढ़ना समझ आएगी, ये गारंटी है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक है सुलेमान और किरदर की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में लोग 8000 वर्ष पहले रहते थे। किरदर और सुलेमान की पहाड़ियों में कितने साल पहले, 8000 वर्ष पहले। और वे उन पहले लोगों में जिन्होंने खेती की शुरुआत की। खेती की शुरुआत करने वाले सुलेमान किरदर की पहाड़ियां, ये उन पहले लोगों में से है जिन्होंने खेती की शुरुआत की। गेहूं और जौ की खेती की, गेहूं और जौ की खेती किरदर की पहाड़ियों के रहने वाले लोगों ने की। ये लोग भेड़ बकरियां गाय, देखिए क्या क्या किया सुलेमान और किरदर की पहाड़ियों वाले लोगों ने। खेती शुरुआत की, गेहूं और जौ की खेती की, भेड़ बकरी गाय पाला।
ये लोग एक स्थायी जीवन जीते थे, यानी एक स्थान पर टिककर रहते थे। इसी समय आसपास गांवों का निर्माण होने लगा। तो किरदर की पहाड़ियों में जो लोग रहते थे वहीं से ही गांवों का निर्माण शुरू हुआ। स्टूडेंट्स, अगला है गारो और विंध्य की पहाड़ियां। तो गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन्हें पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरू की। धान की खेती देखो, गेहूं की, जौ की किसने शुरू की? पहले पढ़ा। धान की खेती गारो और विंध्य की पहाड़ी वालों ने, विंध्याचल के उत्तर की तरफ धान की खेती होती थी। तो देखिए धान की खेती कौन सी? गारो और विंध्य। नेक्स्ट है सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। और इसके बाद है आगे देखिए, नेक्स्ट है गंगा और सोन। गंगा नदी के किनारे शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए। कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर हुआ। समुद्री तटों पर देखिए भोजन पानी की व्यवस्था होती थी, इसलिए यहां पर इनका विकास जारी। स्टूडेंट, हमारे देश का नाम भारत। भारत का नाम, हमारे देश के कई नाम हैं। आर्यव्रत भी कहते हैं, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत प्रचलित नामों में से एक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या नाम डिसाइड है? भारत अर्थात इंडिया, इंग्लिश में इंडिया, भारत। स्टूडेंट्स देखिए, आप भारत के नाम ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपको परीक्षा में। आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इत्यादि। अब इंडिया, इंडिया कैसे नाम पड़ा भारत का? ईरान, ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आया करते थे। कहां से? ईरान से। और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिम, सोचिए उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, ये भारत का नक्शा है। इसमें अगर अपने ये बांट लें तो ये उत्तर और पश्चिम, ये साइड भारत के इस साइड से इलाकों में करते, इसलिए वे सिंधु नदी के बारे में जानने लगे। सिंधु नदी का नाम इंडस, यानी सिंधु नदी के बारे में जानने लगे, जिसे इंडस नाम भी सिंधु नदी का ही है। वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। कौन से लोग? ईरानी और ग्रीस लोग इंडोस या हिंदोस कहते थे। इस तरह सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम इंडिया पड़ गया। सिंधु नदी के पूर्व की ओर जो इलाका था उसका नाम पड़ा इंडिया। वहीं से भारत को क्या कहने लगे स्टूडेंट्स? इंडिया। भारत को भारत नाम कैसे पड़ा? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों को भारत कहते थे। ये लीजिए भैया, ये दिशाएं बांट लीजिए, ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली सारी ये। तो देखिए इस भाग को उत्तर पश्चिम, यहां रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता? भरत कहा जाता। इसका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। कौन से वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। भारत का नाम भरत से पड़ा और भरत वहां के रहने वाले लोगों को कहा जाता और ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। स्टूडेंट्स, पांडुलिपि, लिपि, अभिलेख, सिक्के और पुरातत्व स्थल। इतिहास के स्रोत, इतिहास कहां से पता चलता है? इन 4 चीजों से हमें इतिहास से पता चलता है। इतिहास को अगर खोजना है तो इन चीजों में खोजो, इतिहास मिलेगा। इतिहास के स्रोत पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के और पुरातत्व स्थल। स्टूडेंट, सबसे पहले पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि की क्या कोटेशन है? हाथ से लिखी हुई
किताब को पांडुलिपि कहते हैं। छपाई की तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को किससे लिखते थे? हाथ से लिखते थे। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि, हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि। और पहले ताड़ के पत्ते और भोजपत्रों पर लोग लिखते थे। स्टूडेंट्स, पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास, रीतियां, राजाओं, दवाइयां, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपको धार्मिक विश्वास के बारे में पढ़ना हो, पुराने विज्ञान और कविताओं के बारे में जानकारी करनी हो, तो पांडुलिपि से करेंगे। हाथ से लिखी हुई लिखाइयों से, ताड़पत्रों से करेंगे। यस। अभिलेख, जिस किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई लिपि को पांडुलिपि कहते हैं। किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना अभिलेख बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। क्यों? दोनों में अंतर क्या है? पांडुलिपि कागज पर लिखी होती है, ताज के पत्तों पर लिखी होती है, पत्तों को संभालना बड़ा मुश्किल है। पत्थर पर लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। कहते हैं ना, पत्थर की लकीर है, ये पत्थर की लकीर भैया लंबे समय तक चलती है। ज्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते थे। अभिलेख किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेखों को अभिलेख कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये RSIS सबके लिए है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है और सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाई जा रही है, जरूर देखना। और जिन लोगों को पढ़ने का शौक है जरूर उनको बताना, उसके बाद वो चैप्टर पढ़े। स्टूडेंट, ऐसी घोषणाओं अभिलेखों पर है लिखवाया जाता है ताकि अधिक से लोग पढ़ सकें। कुछ अभिलेख राजा, व्यापारी, अन्य लोगों द्वारा अच्छे कामों के बारे में लिखा जाता है। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत, प्राकृतिक तथा तमिल में लिखे गए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो अभिलेख ज्यादातर संस्कृत में, प्राकृतिक या तमिल में लिखे गए थे। आज भी देखा होगा आपने, कई मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो तो वहां पर पत्थर में खुदे होते हैं, इतिहास लिखा होता है। अभिलेखों के बाद सिक्के। नेक्स्ट, सिक्के अक्सर उसे जारी करने वाला राजा की तस्वीर रहती थी, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्के भी इतिहास के स्रोत हैं बच्चों। सिक्के पर अक्सर राजा की फोटो, अब भी है ना महात्मा गांधी जी की फोटो। सिक्के से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता था। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले ग्रीस में 600 ईसा पूर्व हुई थी। कितने? 600 ईसा पूर्व। कहां पे? ग्रीस में। कहां पे? ग्रीस में। स्टूडेंट्स, तो सिक्कों के बारे में हो गया। नेक्स्ट आ गया पुरातत्व स्थल। जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको, पुरातत्व स्थल किसे कहते हैं? जहां पर इतिहास के अवशेष मिलते हैं, भवन, स्मारक, ये सब चीजें मिलती हैं। ऐसे स्थानों पर मिलने वाले पुरावशेष, अन्य वस्तुओं को बीते जमाने की प्रचुर जानकारी मिलती है। अगर मकान कैसा था, घर कैसा था, किस प्रकार से लोग रहते थे, पूरी की पूरी जानकारी इससे मिलती है। ये भी इतिहास के स्रोत है। एक शब्द है पुरातत्वविद, पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ, जो हमारे पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, जो वहां के अवशेषों के बारे में विश्लेषण करते हैं, पढ़ते हैं, उनको कहा जाता है। लास्ट, तारीख के बारे में आपने, तारीखों की मदद से हमें घटनाओं की खास क्रम में रखने में सहूलियत मिलती है। स्टूडेंट्स, इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व है। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के बारे में BC और AD
दो ईसा पूर्व और ईस्वी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी अपने इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, बीसी का मतलब है ईसा से पहले, ईसा के जन्म की बात है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी यानी ईश्वर के साल में। एडी, कभी भी एडी की जगह सी कॉमन एरा भी लिख देते हैं, एडी लिख दो चाहे सी लिख दो या कॉमन एरा एक ही बात है। इसी तरह बीसी की जगह बीसीई का भी हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनके नाम और ये याद रखने हैं आपको। स्टूडेंट, पहला चैप्टर कंप्लीट, और आप इस चैप्टर को अच्छे से वीडियो सुनने के बाद अध्ययन करें, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपका इतिहास का पहला चैप्टर स्टार्टिंग कंप्लीट। जिसने भी IAS RAS पटवारी अच्छे से क्लास का अध्ययन 6 के विद्यार्थी जुड़ जाओ सारे के सारे, और इसका बार बार 2 बार वीडियो सुनो, उसके बाद चैप्टर पढ़ो, आपका चैप्टर क्लियर। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक आपके लिए रेडी होगा, आप तैयार रहें। पहले इसको पढ़ें और कमेंट करके जरूर लिखें कि कैसा आपको लगा। थैंक यू।